स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये सवाल आपके मन में आता है हमेशा, दैट व्हाई डज वेस्ट कीप्स ऑन सपोर्टिंग इजराइल। चाहे वो यूएस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूरोपियन यूनियन भी क्यों ना हो, वो ज्यादातर इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता है और उसके साथ में खड़ा दिखता है as compared to Palestine. In fact, as of today, Palestine does not have a full membership of United Nations General Council. और ऐसे में ये सवाल बड़ा लाजमी बनता है दैट इसका रीजन आज के ही जियोपॉलिटिक्स से नहीं बल्कि पुराने जमाने के हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स से भी निकलता है। सो आइए आज देखते हैं एक नई कहानी, एक नया अगर मैं कहूँ रीजन थिएटर विथ मी आशीष, और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कि इजराइल का जन्म एक्चुअली कॉलोनियल पॉलिसी के तहत हो रहा था। ब्रिटेन की इसमें बहुत बड़ी हाथ है। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट हैपेंड इन 1917? 1917 में एक बैल्फोर एग्रीमेंट होता है। बैल्फोर का नाम है आर्थर बैल्फोर। ही वॉज ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने 1917 में एक लेटर लिखा। यह लेटर मैं आपके सामने पेश करता हूं। उन्होंने क्या लिखा? डियर मिस्टर लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड, LW रॉथस्चाइल्ड वॉज द हेड ऑफ जियोनिस्ट फेडरेशन। जियोनिस्ट फेडरेशन ऑल ओवर दुनिया के ज्यूइश फेडरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, और तब इजराइल नहीं था। बैल्फोर ने लिखा 1917 में एक लेटर में that I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government that the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to and approved by the cabinet. तो ब्रिटिश कैबिनेट अप्रूव कर रही है। किस चीज को अप्रूव कर रही है? एस्टैब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल एंड विल यूज देयर बेस्ट एंडेवर्स टू फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो बैल्फोर साहब ने, आर्थर बैल्फोर साहब ने एक लेटर लिखा रॉथस्चाइल्ड साहब को। रॉथस्चाइल्ड को बता दिया गया कि सर अब ऐसा है कि पैलेस्टीन में हम ज्यूइश सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए। ब्रिटेन इज रेडी फॉर दैट। ब्रिटेन के कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है और हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, हमारे किंग ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। सो मुबारक हो। दिस इज दैट बैल्फोर एग्रीमेंट। और यहीं से शुरुआत होती है ज्यूइश नेशन या इजराइल की। अब बात यह आता है कि ऐसा क्यों बैल्फोर कर रहे थे? व्हाई वाज ब्रिटेन डूइंग दैट? और ब्रिटेन का इससे इस समय क्या फायदा था? इस समय 1917 को क्या फायदा था? सो फायदा यह था दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर से लड़ रहा था। ऑटोमन एम्पायर्स को अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस वाज दिस पर्टिकुलर एम्पायर। आप देख सकते हैं इस एम्पायर को। अगेन थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और देखेंगे मैप्स के थ्रू। लुक एट दिस एंटायर एरिया जो आज का प्रेजेंट डे टर्की है, इवन प्रेजेंट डे द एरियाज ऑफ ग्रीस, बॉर्डरिंग टू इटली, फ्रांस, जर्मनी के एरियाज भी जा रहे थे इसमें। और ये नॉर्दर्न अफ्रीका को लेते हुए आपके प्रेजेंट डे इजराइल पैलेस्टीन के बाउंड्रीज तक होते हुए ये जाता था। सो दिस वाज अ बिग एम्पायर, द ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर्स को अरब्स का एक प्रकार से मुखिया माना जाता था। अरब नेशंस या अरब वर्ल्ड का वो सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता था। इसके खिलाफ कौन लड़ रहा था? इसके खिलाफ ब्रिटेन लड़ रहा था। सो ब्रिटेन वाज फाइटिंग विद द अरब्स, और ऐसे में उनके ये हक में था कि अरब्स के कंट्री में ऑब्वियसली ऑटोमन्स को उन्होंने हरा दिया, और उसके बाद उन्होंने ट्रीटी भी की ऑटोमन्स के साथ, विच वाज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ सेवरस, जिसके तहत उन्होंने ऑटोमन्स के खलीफा को भी वहां से हटा दिया, कॉन्स्टेंटिनोपल से या इस्तांबुल से। इसके खिलाफ पूरे दुनिया में खिलाफत मूवमेंट चलती है, इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट चलती है, बट दैट इज इमटेरियल टू अस इन आवर प्रेजेंट डे डिस्कशन। प्लीज अंडरस्टैंड दैट अब फायदा था ब्रिटेन का, ताकि अरब वर्ल्ड के बीच में ज्यूइश कम्युनिटी को बसाया जाए, ताकि ज्यूज एक काउंटर अटैक या एक काउंटर स्ट्रैटेजी के तहत अरब्स के खिलाफ रहने वाले एक कम्युनिटी को ब्रिटेन वहां पर प्लांट कर रहा था, एक पौधा लगा रहा था, जिसका नाम है आज इजराइल। एनीवेज, सो द ऑटोमन एम्पायर्स वर फाइटिंग द ब्रिटिशर्स, और इसी तहत ब्रिटेन ने उनके खिलाफ, उनको हराने के बाद भी ज्यूइश सेटलमेंट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, राइट इन द मिडल ऑफ अरब नेशंस। दिस वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सो ये सबसे पहला एग्जाम्पल था व्हाई वेस्ट वांट्स टू गो टुवर्ड्स इजराइल। अब इसके बाद क्या होता है?
इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां हैं 1948 की और 1956 की। तो डेट्स थोड़ा सा याद रखिएगा, हालांकि याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई टेल यू व्हाट हैपेंस इन 1948। समय आता है 1948 का, द यूनाइटेड नेशंस प्लान फॉर पार्टीशन। यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बन चुका था और यूनाइटेड नेशंस का काम था मध्यस्थता करवाना या मीडिएशन करवाना। ऐसे में पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में उन्होंने मीडिएशन करवाना शुरू किया। 14 मई 1948 को यह प्लान लागू होता है कि अरब्स यानी कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में उस एरिया में डिवीजन किया जाएगा, और डिवीजन कुछ इस प्रकार से था। सो दिस वाज द मैप विच यू कैन सी इट हियर। द येलो एरिया रिप्रेजेंट्स पैलेस्टीन, तो ये येलो एरिया जो था वो पैलेस्टीन का था, एंड द ऑरेंज एरिया रिप्रेजेंट्स द जूइश सेटलमेंट्स और इजराइल सेटलमेंट। तो इजराइल सेटलमेंट्स आप देख सकते हैं, तेल अवीव दैट वाज द मेजर कैपिटल आउट देयर, इवन इज स्टिल मेजर कैपिटल। जेरूसलम को इंटरनेशनल एरिया घोषित कर दिया गया। इट वाज कंसिडर्ड एज यूनाइटेड नेशंस एडमिनिस्ट्रेड एरिया, बिकॉज जेरूसलम के ऊपर दोनों का दावा था, इजराइलीज का भी दावा था यानी कि जूश का भी दावा था और अरब्स का भी दावा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे हम एक न्यूट्रल एजेंसी के थ्रू चलाएंगे, सो दैट इज यूनाइटेड नेशंस, एंड रेस्ट ऑल ऑफ देम वर डिवाइडेड। यू कैन सी कि येलो पार्ट बहुत ज्यादा पार्ट है, आज इतना बड़ा पैलेस्टीन है नहीं, इनफैक्ट पैलेस्टीन बहुत छोटा रह गया है। तो जो यूनाइटेड नेशंस का ओरिजिनल प्लान था उसमें पैलेस्टीन काफी बड़ा था, और एक एक वॉर्स के चलते पैलेस्टीन छोटा होते गया। ये वॉर्स उन्होंने इजराइल के साथ किए हर बार, और हर बार इजराइल का साथ कहीं ना कहीं वेस्ट ने दिया है। क्यों दिया है उसे ही हमें समझना है। सो दिस वाज द ओरिजिनल प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 1948 को यह प्लान लागू होता है, लेकिन जैसे ही प्लान लागू होता है वैसे दो कंट्रीज हैं जो इंटरेस्टिंगली इजराइल के पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर 1,62,000 ज्यूज। हालांकि ये जनगणना 1929 की है। 1929 में अराउंड 1.5 लाख के आसपास आबादी ज्यूज की वहां पर बढ़ गई थी। 55,000 की आबादी तो अराउंड 1917 में थी ही थी। सो 50,000 से लेके 1,62,000, and by 1948 it was even more than that. It was around 2,50,000. यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, ये दोनों एक ऐसे कंट्रीज थे जो एक दूसरे के साथ नहीं आते थे, लेकिन इजराइल के मुद्दे पर ये एक दूसरे के साथ आ गए। जैसे ही इजराइल का पार्टीशन प्लान घोषित होता है, इजराइल को मान्यता दे दी जाती है। इजराइल बिकम्स एन इंटरनेशनल कंट्री, इट रिसीव्स रिकॉग्निशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले रिकॉग्निशन देने वाले 11 मिनट के अंदर, प्लान के अप्रूव होने के बाद 11 मिनट के अंदर सबसे पहले यूएस ने अप्रूवल दिया इजराइल को, उसके बाद सोवियत यूनियन ने अप्रूवल दिया इजराइल को। गौर करने की बात यह है कि इस टाइम पीरियड पे ये एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते थे, बिकॉज दिस वॉज नाउ द टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर शुरू होने वाला था। यूएस और सोवियत यूनियन दूसरे के कैंप में नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे इन द नेम ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। सो एनीवेज, बट फिर भी ये धूर विरोधियों ने, इन दोनों पक्षों ने अलग रहते हुए भी इजराइल का सपोर्ट किया। And at this point of time starts the very first Israel-Arab war. Within 24 hours, पैलेस्टीन ने इजराइल के ऊपर वॉर घोषित कर दिया। They started fighting and the very first Israel-Arab war comes to the picture. ये शायद कोल्ड वॉर का सबसे पहला चैलेंज भी था कि यूएस किस साइड पे जाएगा, यूनाइटेड या सोवियत यूनियन किस साइड पे जाएगा। It was rather not decided and they were letting this war to be a local war. तो ये वॉर लोकली हुआ between Palestine and Israel. Israel appeared to have an upper hand. By this point of time उन्होंने अपनी मिलिट्री को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि इजराइल के हाथ में बाजी होगी। एनीवेज, अगेन यूएन कम्स फॉर हेल्प। यूएन वापस मध्यस्थता करता है, मीडिएशन करता है, एंड यू हैव सम स्लाइट चेंज ऑफ बॉर्डर्स, बट देन समथिंग चेंजेस। व्हाट चेंजेस इज दैट इज द स्टोरी ऑफ सुएज कैनाल। इजिप्ट में कुछ हो रहा था और उसकी कहानी के वजह से सब लोग अब इजराइल का साथ देना शुरू कर रहे थे। वो कहानी क्या है? बिफोर आई कम टू दैट, आई वांट टू टेल यू अबाउट योर फाउंडेशन। इजराइल का फाउंडेशन तो चल ही रहा है, लेकिन आपकी भी फाउंडेशन की जरूरत है, और वो इसलिए है बिकॉज जो स्टूडेंट्स 2025 या 26 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, फॉर यू वी हैव द P2I बैच, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू बैच। इन दिस यू विल गेट द फाउंडेशन। ऑनलाइन कोर्सेज आपका शुरू होगा प्रीलिम्स के लिए। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, आफ्टर
8 to 10 months ऑफ कोचिंग, हम आपको मेंस के लिए भी बुलाएंगे, दैट इज अ मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑल्सो। और इसके तहत इन द सेम फीस यू विल गेट एन ऑफलाइन कोर्स फॉर 4 months so that you can write your mains much better. So this is a whole package जो कि स्टडी IQ का फ्लैगशिप प्रोग्राम रहता है, और बहुत सारे अनगिनत स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा चुके हैं, बहुत सारे रैंकर्स इसके बारे में आपसे बात कर चुके हैं। वी हैव सीन नाउ दिस इज ऑलमोस्ट द सेकेंड ईयर ऑफ रोल आउट ऑफ P2I बैचेस। सबसे पॉपुलर, सबसे कामयाब और स्टूडेंट्स के लिए सबसे फायदेमंद ये बैचेस हुआ करते हैं। नाउ इट विल स्टार्ट, द एडमिशंस विल स्टार्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम 15th of November, प्रोवाइडेड यू यूज द कोड ASHLIFE। कोड ASHLIFE में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज यू हैव टू पे अ बिट मोर। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इसी कोड पे मिलता है। दीज आर द फैकल्टी कोड्स, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज देम व्हेन यू पे आउट, राइट? तो अप्लाई द कूपन कोड एंड टेक द अपॉर्चुनिटी विच इज देयर। अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो भी 2025 के लिए, तो उसके लिए कौन सा बैच है वो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के एंड में बताऊंगा, सो बी देयर। नाउ 1956 सुएज कैनल, मैंने आपको बताया कि सुएज कैनल में कुछ प्रॉब्लम होता है। सो वेयर इज सुएज कैनल? सुएज कैनल इज इन सिनाई पेनिनसुला, जहां पर सुएज कैनल इजिप्ट के आसपास बन रहा था। सो इजिप्ट में एक प्रेसिडेंट आए, उनका नाम था गमाल अब्दुल नसीर। इनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया में भी लॉन्च हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू भी लॉन्च कर रहे थे, इजिप्ट में भी हो रहा था, और केन्या और बाकी के इंडोनेशिया के बाकी के ऐसे देशों में हो रहा था लॉन्च। ऐसे में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे उनका यह मानना था कि सुएज कैनाल जो कि बनाया गया था विद ब्रिटिश एंड फ्रेंच हेल्प, उनके कैपिटल्स और उनके इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया था, अब वो इजिप्ट को वापस मिल जाना चाहिए। और बहुत साल हो चुके हैं, इजिप्ट अब ब्रिटिश और फ्रेंच अथॉरिटीज को अपने देश में रहने की इजाजत नहीं दे सकता, और सुएज कैनाल से आने वाला पैसा सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस को क्यों जाए, वो इजिप्ट को भी जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ नेशनल एसेट। ये प्रॉब्लम हो रही थी इजिप्ट में, इसका कुछ लेना देना नहीं था। लुक एट द मैप देयर, अगेन मैप के माध्यम से हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। सो दिस इज द सुएज कैनल आउट हियर, और ये है इजराइल वाला प्रॉब्लम। सो इजराइल पैलेस्टीन वाला प्रॉब्लम यहां पर चल रहा है, ठीक है? ये आप रेड सी होते हुए सुएज कैनल के तरफ जा रहे हैं, एंड दिस इज द प्रॉब्लम हियर, राइट? यहां से ब्रिटिश और फ्रेंच सोल्जर्स को इजिप्ट भगा रहा था। अब इसमें इजराइल क्या करता? इजराइल बिकेम एन अनएक्सपेक्टेड हेल्प टू ब्रिटिशर्स। इजराइल आता है, इजिप्ट के खिलाफ खड़ा होता है और ब्रिटिश और फ्रेंच सोल्जर्स की मदद करता है। वो अलग बात है कि ब्रिटिश और फ्रेंच सोल्जर्स को बाद में यूएस ने ही दबाव डाला था कि वो इजिप्ट को खाली कर कर निकल जाएं, सुएज कैनल का एजेंडा छोड़ दें, और जो भी हो सकता है, जो पैसा उनका बच गया है इजिप्ट के ऊपर, वो उसे लोन की तरह ट्रीट करें, एक डेट की तरह ट्रीट करें, और फिर किसी और माध्यम से इजिप्ट से वसूलें, बट नॉट टू टेक सुएज कैनल। एक्चुअली यूएस वाज गेटिंग वेरी कॉशियस, बिकॉज यूएस अगेन 1956 का टाइम है, कोल्ड वॉर का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यूएस नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन वापस इसमें हस्तक्षेप करे और सुएज कैनाल का मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो। तो यूएस एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस को कह रहा था कि वहां से हटो, कोई बात नहीं है, विल सी इट लेटर, बट इजराइल एक तरफ ये कह रहा था कि हम ब्रिटेन और फ्रांस के साथ खड़े हुए हैं, हम इजिप्ट को अटैक कर सकते हैं। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट इजिप्ट इज ऑल्सो एन अरब नेशन, पर्टिकुलरली नॉर्थ अफ्रीकन अरब नेशन। तो इजिप्ट को अटैक करने में इजराइल को कुछ नहीं जा रहा था। ऑल्सो इजिप्ट वॉज रिसेंटली डिस्कवरिंग इट्स फ्रीडम, अभी हाल ही में आजाद देश था, तो ऐसे में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इजराइल को उसे अटैक करने में। बट ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच अंडरस्टूड कि अगर मिडिल ईस्ट में या अरब वर्ल्ड में कोई वेस्ट के लिए खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ एक देश है, एंड दैट इज इजराइल। इसीलिए इजराइल की मदद की जानी चाहिए जब भी उसे जरूरत हो। सुएज कैनाल एक ऐसा क्राइसिस था जहां पर इजराइल ने दिखा दिया कि वो वेस्ट के मदद के लिए वहां पर खड़ा है और किसी से नहीं डरता है। Particularly any Arab nation could not stand it. So that was the second instance. And third instance comes up in 1967. 1967 में वापस 6 दिनों का वॉर होता है, the famous 6-day war, again between whom? Between Israel and Palestine, और between Israel and the Arab world. सारे के सारे अरब वर्ल्ड मिलकर वापस इजराइल
को हमला करते हैं. एंड लुक एट दी चेंज इन मैप दैट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स. जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर वॉर के बाद मैप चेंज कर जाता है. सो दिस इज इजराइल, वेस्ट बैंक, जेरूसलम, the area which is marked by blue part is Israel out there. And then look at this part. Entire Sinai Peninsula, पूरा का पूरा Sinai Peninsula आ जाता है इजराइल के कब्जे में आफ्टर दिस 6 days war. This was one of the biggest victories that changed the geography of Israel in Middle East. इजराइल के पास शायद 200% इंक्रीज होती है टेरिटरी की. आई वुड नॉट इवन कॉल इट एज 200%, इट इज इवन मोर देन 200%. एंड लुक एट व्हाट पैलेस्टीन इज गोइंग थ्रू. पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक का एरिया और गाजा की पट्टी, बस ये एरिया बचते हैं एंड पैलेस्टीन और पीछे चला जाता है. एंड यू नो व्हाट, दिस वाज हैपनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वेस्टर्न अथॉरिटीज. जी हाँ. एंड 1967 यूएस वॉज इन्वॉल्व इन वियतनाम वॉर. तो यूएस वियतनाम में पड़ा हुआ था, बहुत मैसी वॉर था वहां पर. इनफैक्ट दिस इज द ओनली वॉर दैट यूएस हैज लॉस्ट. तो यूएस साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हुए थे दलदल में. वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे और ना ही वो चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में एक वापस नया बखेड़ा शुरू हो. और वो इजराइल को सपोर्ट तो कर रहे थे, बट दे वर नॉट एबल टू हेल्प इट थ्रू मटेरियल्स एंड थ्रू मेन. सो दे डिसाइडेड टू लीव इजराइल अलोन. इजराइल बिना किसी वेस्ट के मदद से ही कोशिश करता है कि वो पैलेस्टीन और बाकी के अरब कंट्रीज को हरा दे, और ऐसा करने में वो सक्षम होते हैं. सिनाई पेनिनसुला को लेने में इजिप्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा था. सो यू कैन इमेजिन दिस वाज सच अ बिग विक्ट्री फॉर तेल अवीव और फॉर इजराइलीज. इजराइलीज ने घोषित कर दिया कि वो अकेले भी वॉर लड़ सकते हैं. एंड दिस इज द टिल्ट दैट वेस्ट वॉज वेटिंग फॉर. ब्रिटेन और फ्रांस भी इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं बिकॉज उनको अरब वर्ल्ड से लग रहा था कि वापस दुश्मनी लेनी पड़ेगी. सो दे ऑल्सो डिड नॉट इंटरफेयर. बट दिस इज वॉट शोज इजराइल्स रेजिलियंस. और इजराइल अब एक फॉर्मिडेबल शोल्डर बनकर उभरता है. So this is now the time period when Richard Nixon in 1973 comes out of shadow. American government पूरे तौर पर इजराइल के पीठ पर खड़ी हो जाती है. रिचर्ड निक्सन हेनरी किसिंगर को एक्सप्रेस परमिशन देते हैं 1973 में टू हेल्प इजराइल इन व्हाटएवर मैनर दे कुड. सो किसी भी प्रकार से, साम दाम दंड भेद से आप इजराइल को मदद कर सकते हैं तो मदद करिए. हेनरी किसिंगर, वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्लोमैट, कम्युनिकेटर, American Chanakya, if you want to like to say that, he has recently died. और उनके ऊपर काफी लिटरेचर भी पब्लिश हुई. सो हेनरी किसिंगर इस बात को कहते हैं कि रिचर्ड निक्सन सबसे पहले प्रेसिडेंट बने जिन्होंने इजराइल को पूरे तौर पर स्ट्रैटेजिक अलाय घोषित कर दिया. It was also later on other presidents which started doing that. 1999 में सबसे पहला मिलिट्री पैक्ट होता है. हर साल 3 मिलिट्री पैक्ट हो रहे थे. इसकी शुरुआत जो है 1999 में होती है. 10 साल के लिए ये मिलिट्री पैक्ट होता है जिसके तहत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वॉर एज वेल एज वॉर एम्यूनिशंस, मे बी इवन सप्लाईज ऑफ इंपॉर्टेंट वेपन्स, वेपनरी, और साथ ही साथ इजराइल को टू डेवलप करना एज अ आर्म्स मैन्युफैक्चरर. दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ यूएस गवर्नमेंट. सो सवाल ये आता है दैट व्हाट यू नो right here is Israeli Prime Minister Golda Meir in 1974. और ये जो ऑपरेशन हुआ था निक्सन के साथ, that was called as Operation Nickel Grass to help Israel out there. So Golda Meir was seen in the foreyard of White House there with Richard Nixon. Now यही सवाल आता है that why Israel becomes such a favorite poster boy of the West. So, एक रीजन तो हम लोग ने देखा कि कॉलोनियल रीजन है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा अरब्स के खिलाफ तो इजराइल एक इंपॉर्टेंट काउंटर बैलेंस की तरह आता है. तो वहां से इजराइल की शुरुआत होती है. उसके बाद में इजराइल अपनी अथॉरिटी खुद सिद्ध करता है फ्रॉम 1948 टू 56 टू 1967. ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने देखे. नाउ कम्स व्हाट कम्स द टाइम पीरियड कि अब क्या हो रहा है. इस समय का जियोपॉलिटिक्स क्या है कि बार बार इजराइल को सपोर्ट किया जाता है बाय द वेस्ट. नंबर 1, इजराइल जैसे कि हम लोगों ने देखा मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. सो इजराइल इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल द वेस्टर्न लीडर्स इन मिडिल ईस्ट. सेकेंड, यह बताया जाता है बाय वर्ल्ड फाइनेंशियल लीडर्स दैट फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंट्रोल्ड बाय ज्यूइश पीपल और जियोनिस्ट पीपल.
चाहे आप यूएस फेडरेशन ले लें, यूएस फेड ले लें, या यूरोपियन यूनियन के काउंसिल्स ले लें, या जर्मनी के इंपॉर्टेंट बैंक्स ले लें, जर्मन सेंट्रल बैंक ले लें, फ्रेंच सेंट्रल बैंक्स ले लें, एवरीवेयर जियोनिस्ट्स और द ज्यूज आर द मेजर इन्वेस्टर्स. अगर इन्होंने अपना पैसा खींचना शुरू किया यूरोपियन मार्केट से या अमेरिकन मार्केट से, तो वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है. सो सेकेंड रीजन इज दैट. थर्ड रीजन, Israel is the biggest arm importer from US also. 69% Israel में जो arms आ रहे हैं वो US से आ रहे हैं. Not just that, now Israel is becoming the biggest arm exporter also. इंडिया को भी बहुत cutting edge arms export करने में Israel की मदद ली जाती है. Finally, the tilting of Saudi is still waited. पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड अब पैलेस्टीन के लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन एक बात जो आपके गौर करने के लिए है, आपके इंपॉर्टेंस के लिए, वो ये है कि व्हाई डज सऊदी डज नॉट स्पीक फॉर पैलेस्टीन, बिकॉज सऊदी भी अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर है. तो सऊदी अरेबिया क्यों नहीं बोलता है? वो इसलिए नहीं बोलता है कि जब तक ईरान बोल रहा है पैलेस्टीन के लिए, तो सऊदी नहीं कहेगा. सो दिस इज अ वेरी ओल्ड डिबेट बिटवीन शिया एंड सुन्नी मेजॉरिटीज. सुन्नी मेजॉरिटीज पीपल लिव इन सऊदी, शिया मेजॉरिटी पीपल लिव इन ईरान. तो ईरान और सऊदी अरेबिया ये दोनों एक दूसरे को काटने में लगे. तो आप ये कह सकते हैं कि अरब वर्ल्ड में ही अपने आप में फूट है. जब तक ईरान पैलेस्टीन की मदद कर रहा है या इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, सऊदी अरेबिया कभी आएगा नहीं. एवरीवन इज वेटिंग व्हेन डज सऊदी सेज समथिंग और स्पीक्स समथिंग. इट विल नेवर हैपन टिल द पॉइंट ईरान इज देयर इन द बैटल गेम. अगर ईरान हार भी जाता है या ईरान में जो गवर्नमेंट है वो डिसमेंटल भी हो जाते हैं, देन इसमें फायदा सऊदीज का है. सो ऑफ कोर्स दे आर इन अ वे कीपिंग देयर माउथ शट और कीपिंग देयर हैंड्स टाइट फिस्टेड, और इसमें फायदा जो है वो इजराइल का हो रहा है. अ मेजर प्लेयर ऑफ द अरब वर्ल्ड इज नॉट एंगेजिंग एनीवेयर विथ इजराइल. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल अंडरस्टैंड दैट सऊदी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट यूएस अलाय. तो यूएस अलाय होने के कारण वो वहां पर भी इजराइल को छेड़ नहीं रहे हैं. सो दिस इज द मेजर रीजन व्हाई अरब वर्ल्ड डज नॉट टेक अ ह्यूज एक्शन अगेंस्ट इजराइल एंड व्हाई डज वेस्ट ट्रस्ट्स इजराइल मोर. फाइनली, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपके प्रीलिम्स का क्या? 2025 में आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, तैयारी कैसी करनी है? SIP 2025 बैचेस आर लॉन्चिंग फ्रॉम 15th of November. आई विल डेफिनेटली कम with a plan to you कि आप मई में होने वाले एग्जाम्स के लिए प्लान कैसे करेंगे, एंड दैट विल बी अ डिटेल्ड प्लान, अ बिग प्लान आउट देयर, एंड दैट विल लीड यू टू गेट योर स्ट्रैटेजी स्ट्रेट. दैट विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स. 3 महीनों के अंदर आपको पूरी यूपीएससी की सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा, साथ ही साथ टेस्ट्स भी दिए जाएंगे, और आपको करंट अफेयर्स की भी पब्लिकेशन साथ में दी जाएंगी इन दिस प्राइस इटसेल्फ, प्रोवाइडेड यू यूज द कोड ASHLIVE. अगेन द एडमिशंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम November 15. SIP, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, ये हमारा प्रीलिम्स का एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है. अगेन वी आर रनिंग इनटू सेकेंड ईयर ऑफ दिस कोर्स. SIP कोर्सेज प्रीलिम्स के आने के साथ ही शुरू हो जाते हैं, और इसको तैयारी करने का एक अपना मूल मंत्र है. आई विल कम अप विथ अ रेगुलर strategy video for the same कि prelims के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है. So hope you enjoyed this lecture. See for more, and if you have any doubts, suggestions, और आप UPSC से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं. I'll be more than happy to guide you there. Thank you for watching. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.